एहतजाजों में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके लीडर को वहां पर नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर मामला क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले डांगरी राजौरी का यह वाक़ा, जिसमें अभी तक 6 लोग जो है उनके मारे जाने की खबर है, यहां तक कि इनकी तस्दीक भी हुई है। वाक़ा क्या है पूरी तरह से हम मुख्तसरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल डांगरी राजौरी का यह वाक़ा है, ये कल शाम जो है उसकी शुरुआत हुई है। शाम को 7 बजे 2 बंदूकबरदार 3 घरों के अंदर घुस गए, वहां बच्चों और लड़कियों को या खवातीन को कमरे में बंद कर दिया और बाद में मर्दों पर फायरिंग की है, यह लवाहिकीन का कहना है। इन तीनों घरानों में कुल 4 लोगों की मौत वाक़ा हो गई थी और उसके बाद 6 लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें से 2 जम्मू एयरलिफ्ट करके इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाए गए। उसके बाद आज सुबह 10 बजे के करीब दीपक कुमार नामी एक शख्स, जिसकी मौत कल वाक़ा हुई थी, जिस पर गोलियां चलाई गई थी नामालूम बंदूकबरदारों की जानिब से, उसके घर के सदर दरवाजे पर एक आईडी ब्लास्ट होता है, जिसमें 2 खवातीन समेत 7 बच्चे जख्मी हो जाते हैं। इन जख्मियों में से भी एक बच्चे की मौत उसी वक्त वाक़ा हो गई, जबकि बाद में एक और बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। तो इस तरह से कल 7 बजे से लेकर आज अभी तक इन 12 से 24 घंटों के दरमियान 6 अमवात हुई है और 6 के 6 एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। और अभी तक जो है इन्हें हलाक किसने किया, गोलियां किसने चलाई, ये अभी तक मालूम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सभी जो लाशें हैं उन्हें डांगरी चौक में रखी गई हैं। राजौरी के लोग डांगरी चौक में ही एहतजाज कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर आ जाए, और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि आखिर उनके लवाहिकीन ने क्या किया था कि उन पर ये सितम और ये जुल्म ढाया गया है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन पहले हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने इस घर के जो मुतासरीन है उनके घर जाकर, ये ठीक उस वक्त जाते हैं जब यहाँ आज ब्लास्ट होता है, उससे कबल ही एक मुतासरा घर के अंदर हमारे जो रिपोर्टर है जमशीद मलिक, वो उस घर के अंदर जाते हैं और उसके बाद जब वो मुतासरीन के साथ बात करते हैं तो ठीक उसी वक्त दूसरे घर के बाहर ब्लास्ट होता है। क्या है पूरा सीन और लवाहिकीन का क्या कुछ कहना है, आइए आपकी नजर करते हैं। मैं इतने वो कुड़ी सी लाड़ी सी, उसने अंदर उसी अंदर रोकिया ने बच्चे, उसने छोटे छोटे 2, एक लड़की एक लड़का, उन्हें अंदर रोकिया ने। उसने सोरे आख्या ने आधार कार्ड दस, उस आधार कार्ड दसिया, अंदर आया शब, इसलिए नहीं अंदर रोकिया, वो डरिया न मरे अंदर आया। उसे इतना गोली लगी सिर बिच, वो इत्थे पी रहा, उसी को सा तक्या ही नहीं। आसा मुंडा मैं मेरे घर से घर नहीं पुजया, ये थले पाया तो थले उत्थे ही ढही पिया, उत्थे ही लगियां गोलियां, उत्थे ढही पिया। अस 12 तक कुंडियां खोलियां न, खोलियां कुंडियां ता मुंडे मरे तके नहीं, तब बुनशाल मारी ता गेठी फिर बुने शुरू हुई है। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये प्रीतम कुमार का घर है, ये वही घर है जहां देर रात को मिलिटेंटों ने यहाँ अंदर इस घर के अंदर दाखिल होकर, प्रीतम की वाइफ ही है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस घर के अंदर मातम का माहौल है क्योंकि इस घर के अंदर दाखिल होकर मिलिटेंटों ने जिस तरह ये कहा जाए बच्चों को रोक कर, पहले इनसे बहन जी कितने लोग से उस टाइम थे, बहन जी कितने लोग से उस टाइम थे? इस टाइम 2 आदमी थे, हमारे घर के आदमी नहीं जिस जो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे 2 आदमी थे। क्या कहा उन्होंने, क्या बोले वो जब आए, फायर हो रही है, क्या कहा उन्होंने कहा आधार कार्ड चेक कराओ, आधार कार्ड चेक करने, तो चेक करने आधार कार्ड चेक करने, तो पहले बच्चों को अंदर किया उनने, फिर मेरे को धक्का ला के अंदर कर दिया, फिर बाद से उन्होंने कुंडी लगा दी रसोई में, फिर बाद ही फायरिंग चलाई। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि ये कुमार के घर है जहां पे इस वक्त यहाँ देर रात को फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में और इसके बाद यहाँ के हालात काफी खराब हुए और फायरिंग का सिलसिला तो दोबारा यहाँ शुरू हो चुका है। नाज़रीन आपने ग्राउंड जीरो से देखा जमशीद मलिक जब वो ये ब्लास्ट होता है उसी वक्त दूसरे मकान में होते हैं और इस तरह से बाल बाल वो इस घनघर से, इस जो गोलियों के इस घनघर से बाहर निकल आए। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजौरी के हैं जहां पर ये लाशें रखी गई हैं, इनके जज्बे खाकी रखी गई हैं और इस पर
जो है लोगों से हुकाम से वो जवाब तलब कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और फोर्सेस का मानना है कि कल शाम ये वाक़ा पेश आते ही इलाके को कॉर्डन में लिया गया था और उम्मीद जाहिर की जाती है कि बहुत जल्द हमलावरों के खिलाफ कामयाबी हासिल की जाएगी। ये फोर्सेस का दावा है। जल्दी इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इससे पहले कोई इनपुट ऐसी थी कि इस इलाके में मिलिटेंट है? वो 16 के बाद ये जारी था और उसी का नतीजा है कि ये इस तरीके का नहीं, रात को ही जिस टाइम फायरिंग हुआ था उसके विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर ही जो हमारी क्यूआरटीज थी यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। रात को ही फोर्सेस और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर। आप किस तरह देखते हैं? सिर्फ एक सिविलियन टारगेट किलिंग? नहीं, वो सब ऐसी कमेंट नहीं करेंगे। हमारा प्रेस से हमारा यही गुजारिश है कि अभी फोकस बना हुआ है, उसको आप बरकरार रखिए, सहयोग कीजिए सो दैट हमारी कड़ी ना टूटे और जल्दी से इसके ऊपर हम कामयाबी हो। चलिए, राजौरी के अंदर डांगरी इलाके में 6 हिंदुओं की मौत वाक़ा हुई, आम इंसानों की मौत वाक़ा हुई। ये इससे मजहब का रंग ना दिया जाए तो बेहतर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सियासत भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर रविंद्र रैना, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो इस एहतजाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन रमन बला भी यहाँ पर आना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि रमन बला, जो कि कांग्रेस पार्टी का लीडर है, वो भी जम्मू से राजौरी की तरफ रुख कर रहा था और रास्ते में ही उन्हें रोका जा रहा है। सुंदरबनी के मकाम पर उन्हें रोका गया है। क्या है मुकम्मल तफसीलात, रमन बला से ही जानने की कोशिश की, बराह रास्त जो है उनसे मुखातिब होते हैं। रमन बला जी, क्या ग्रीवेंस है आपकी? क्योंकि क्या आप भी राजौरी जा रहे थे और आप भी जो यहाँ मुतासरीन है उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए इस प्रोटेस्ट में जा रहे थे और खबर आ रही है कि आपको भी रोका गया है। कहां पर आपको रोका गया है और किसने आपको रोका है? ये पहले जो हालात यहाँ पे बने, मैं समझता हूँ चिंताजनक थी। हम परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए जम्मू से चले। हमारे साथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह जी, चेयरमैन रिफूजी साहब, बाली साहब, सारे लोग थे और रास्ते में गाड़ियों को रोका गया राइस रोड में। और गाड़ियां छोड़ के हम फिर भी 4-5 किलोमीटर पैदल चले, फिर सुंदरबनी पहुंचे और वहां पे भी पुलिस प्रशासन ने हमें आगे जाने। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है आपको? उनका क्या कुछ कहना है? कहीं सिक्योरिटी का मामला तो नहीं है? फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे रमन बला के साथ, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वो अकेले नहीं है, दहशतगर्दी का मुकाबला। रमन बला साहब, आपको रोका गया है, वजूहात क्या बताई गई हैं? नेटवर्क में कमजोरी के सबब रमन बला के साथ जो है राब्ता मुनक़ता हो चुका है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, क्योंकि बाज़ लीडरान राजौरी पहुंच गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनका मलाल है कि उन्हें रोका जा रहा है। क्यों कर रोका जा रहा है? कहीं इस पर सियासत तो नहीं हो रही है? ये उनका इल्ज़ाम भी है। और एक बार फिर से उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। रमन बला के साथ राबिता मुनक़ता हो चुका है, हालांकि बड़ी कोशिश भी हुई थी। फिलहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें रोका गया है और उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ राजौरी के अंदर जो सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, फौज अपनी तरह से हमलावरों की तलाश जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जो एहतजाज है, एहतजाज के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद भी पाई जा रही है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर बाद जो है मुतासिरीन के साथ भी बात की है और जो फोर्सेस के अलग अलग विंग्स है उनके साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में रहे हैं और ये चेकआउट करने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनकी तलाश कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। रमन बला एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमन जी, जानना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या वजूहात बताए कि उसकी बिना पर आपको रोका गया है? हेलो, हाँ रमन जी, जानना चाहेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपको रोका गया है? हेलो,
क्या पुलिस ने आपको बताया कि वजूहात क्या है कि आपको रोका गया है? उन्होंने कुछ वजूहात नहीं बनाई, उन्होंने बोला सिर्फ आपकी गाड़ियों को आगे नहीं जाने देना, और कोई बात यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं थी। उनको इस बात का डर था कि हम कहीं पे सवाल सरकार के सामने खड़ा ना कर दे कि किस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जम्मू शहर में दस्तक दे रहा है। ये चिंता का विषय है। माइनॉरिटीज अपने आप को अनसेफ समझती हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। और जो हमें सिर्फ डाटा बताते हैं कि इतने जीरो टॉलरेंस यहाँ तक आतंकवाद पहुंचा है, लेकिन उसकी पोल खुल के रह गई है कि जिस ढंग से एक ही परिवार के, एक समुदाय के लोगों को शहादत का देने यहाँ पे पड़ी। हम तो सब लोग उनके परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए, उनके आंसू पूछने के लिए जा रहे थे। इसमें दिक्कत कहाँ थी? आज डबल इंजन की सरकार है, हम ऐसे परिवार वालों के साथ उनका दुख भी बांट ना सके, तो मैं समझता हूँ इसकी हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज यहाँ के प्रशासन ने हमें सुंदर मनी गेस्ट हाउस में यहाँ पे रोक कर रखा है। रमन बला जी, जानना चाहेंगे सिर्फ आप ही को रोका गया है कि किसी और को भी रोका गया है? सिर्फ हमारे काफिले को रोका था, जो पूरे यहाँ पे वहां पे जा रहा था हमारे लोगों के साथ। सिर्फ उसी काफिले को यहाँ पे रोका है। भाजपा के लोग तो सब वहां पे गए हैं, तो ये क्या दर्शाता है यहाँ पे है? चले, बहुत बहुत शुक्रिया रमन बला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। रमन बला कहते हैं कि मुझे रोका गया है, सिर्फ मुझे ही रोका गया है क्योंकि मैं सरकार से सवालात पूछता। जो ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हैं, बेहतर हालात का जिक्र करते हैं, दावे तो बहुत हो रहे हैं रमन बला के मुताबिक, लेकिन उन्हीं से मुतल्लिक जब हम सवाल पूछने आए थे तो उन्हें गेस्ट हाउस में रोका गया है, उनकी गाड़ी को राजौरी की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इस पर सियासत शुरू हो गई है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पर सामने आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेगुनाहों को मारने का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और यह बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, काफी अहम बयान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सारे वतन में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है। ये रिपल्केशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं आज हिंदू और मुसलमान को अलग अलग खड़ा किया जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर होम मिनिस्ट्री को डिस्कस करना चाहिए और राहें तलाश करनी चाहिए। बर्बादियां बढ़ रही हैं फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक। आज नैनीताल, असम में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं मुसलमानों को। कौन जिम्मेदार है इसका सवाल जो है डॉक्टर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। क्या नफरत से यह मुल्क आगे चलेगा? कभी नहीं। कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक न हिंदुस्तान को सबका मुल्क समझा जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह लोग हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? आज देखिए, नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? खैर, मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो। दूसरे एक बाइट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मलाल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को खत लिखा था कि कुल जमाती मीटिंग तलब करके कोई रास्ता निकाले, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका मलाल था। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का हल ना ही उनकी हुकूमत और ना ही फोर्सेस के जरिए निकाला जा सकता है। यानी जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, ना ही सरकार उसका हल निकाल सकती है और ना ही फोर्सेस, फौज, पुलिस।
हालांकि इस मसले का हल इतना आसान भी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हल के लिए रास्ता तलाश करना है, निकालना पड़ेगा। पहले बोलते थे 370 की वजह से मिलिटेंसी है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले ये बोलते थे, इन्हें बीजेपी सरकार कहती थी कि 370 की वजह से मिलिटेंसी है। अब तो 370 भी नहीं है, लेकिन ज्यादा वाक़ात हो रहे हैं। यहां तक कि इतनी फौज पहली बार मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर देखी है। आखिर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद सरकार बनने से या बदलने से नहीं रुकेगा। हर सरकार को इस सूरत हाल का मुकाबला करना ही पड़ेगा। कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें। उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। तो हल कहाँ पर आपको? आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है। 370 को खत्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लग रहा मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी। यहाँ की लोकल सरकार बने, वो इन सब चीजों को देखिए। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार बनने से ये आतंकवाद खत्म होगा तो आप गलतफहमी में हैं। उस सरकार को भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से ये आ रहे हैं, जब तक उन लोगों के। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी इस पर रिएक्शन आया है। महबूबा मुफ्ती ने राजौरी के इस वाक़े पर मुज़म्मत की है और उन्होंने जो मरहूमीन हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार और मिलिटेंसी के खात्मे के झूठे दावों के बावजूद तशद्दुद जारी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर जम्मू कश्मीर की अपनी मुंतखबा सरकार होती तो मीडिया ने उस सरकार को अंगारों पर चढ़ा दिया होता। यानी महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर गिला मीडिया से किया है कि अगर बीजेपी के डिस्पेंसेशन में ये सारा हो रहा है तो आप बीजेपी पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर लोकल गवर्नमेंट होती या किसी और जमात की यहाँ पर सरकार होती तो मीडिया ने हमें अंगारों पर रखा होता। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े की मुज़म्मत भी की है और साथ ही साथ सरकार के दावों को लेकर भी नुक्ताचीनी की है। इधर गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के बड़े लीडरान में शामिल है, साबिका वजीर भी हैं और साबिका जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के सदर भी हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार पिछले 3 सालों से जो मरकजी वज़रा को कश्मीर लाकर पिकनिक मना रहे थे, उन्होंने कभी भी ज़मीनी हक़ाइक़ की बयानी नहीं की है। यानी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने बार बार कहा कि यहाँ नॉर्मलसी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए ये इंप्रेशन पूरे मुल्क के अंदर दिया है कि जैसे जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं। ये गुलाम अहमद मीर कहते हैं। लेकिन मीर ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात और वाक़ात हुए वो ये साबित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को यूटी और मरकजी सरकारें दोनों नाकाम हो गई हैं काबू करने में, और ये सूरत हाल इनसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रही है। हम तो लगातार कहते आए कि पिछले 3 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन मिनिस्टर्स को ला करके यहाँ पर पिकनिक कराने के बाद में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कैंपेन उन्होंने 2 साल बनाई 150 प्रोग्राम करने के बाद में, और शायद ज़मीनी हकीकत को उन्होंने पेश नहीं किया जो हेयर से है, जो उनको सरकार ने रिपोर्ट बना के दी है कि जम्मू कश्मीर में हालात एकदम बेहतर हो चुके हैं। ऐसा इम्प्रेशन उन्होंने पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश की। और आज जिस तरह से हालात फिर से सुनने को मिल रहे हैं, जैसे राजौरी में परसों वाक़ा हुआ, कल वाक़ा हुआ, इधर वैली के अंदर भी कई जगह की खबरें आ रही है, मैं समझता हूँ कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो जम्मू कश्मीर को डील कर रही है, ये
अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर ने इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अमन दुश्मन कभी भी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन रहे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हमारे लोग काफ़ी बालिग नजरिया रखते हैं और इन चालों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, जो राजौरी का कल का वाक़ा है, ये इंसानियत सोज वाक़ा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि जो अमन के दुश्मन हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो। ये उनकी गुनावनी कोशिश है कि उस खिते में अमन को दरहमदर न करने की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह का भी रिएक्शन है। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि लेकिन दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतना तामझाम है, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ऐसे वाक़ात फिर कैसे होते हैं? कैसे ये ताकतें जम्मू हो या कश्मीर यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं? और इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि सभी लोग मुतासिर हो रहे हैं। अफसोस है हम सबको, जम्मू में, कश्मीर में हर कोई इसकी जबरदस्त मजम्मत करता है और हम इन ये परिवार हैं, ये पूरे, इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं इनके गम में। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने सरकार से, जो इस वक्त यहाँ का शासन चला रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, होम मिनिस्ट्री हो या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इतना हमारे पास तामझाम है, इतना सिक्योरिटी फोर्स है हमारा ऑन द ग्राउंड, इतनी हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसियां चारों तरफ काम कर रही हैं। मुझे ये बात बताइए, लाखों की तादाद में हमारे जवान चारों तरफ से फिरते हैं, इसमें ऐसे वाक़ात कैसे हो रहे हैं? हाउ? ये क्या बात है? सारे पॉलिटिकल लीडरान भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव है और कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से उनका काल आया है तब से हालात बदल रहे हैं, तब से अमन आ गया है, तब से सूरत हाल बदल गई है, मिलिटेंसी कम होती जा रही है, मिलिटेंटों को मारा जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के वाक़ात, इंसानियत सोज वाक़ात होते हैं, तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से ही ये पॉलिटिकल पार्टीज पूछती है। हालांकि इसमें सियासत भी होती है, लेकिन हकीकत भी होती है। और यही सवाल जब तरुण चुग, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछा गया कि आप तो दावे करते हैं कि यहाँ अमन अमान है, तो फिर ऐसे वाक़ात क्यों हो रहे हैं? तो तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति यानी अमन को नजर लगाना चाहते हैं। हमारे फोर्सेस और सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगातार कोशिशें की हैं कि मिलिटेंटों को सख्त जवाब दिया जाए, जिसके तहत कई सारे मिलिटेंटों को मारा भी गया है। लेकिन आईएसआई बार बार अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। तहम सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी के तहत राजौरी में यह वाक़ा अंजाम देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर के पास की जो घटना बहुत दुखद है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति को नजर लगाना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में लगातार अनथक प्रयास किए। किसी भी आतंकवादी साजिश का हमने कठोरता से जवाब दिया है और लगातार पिछले सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी दहशतगर्दियों की घटनाओं में लगातार कमी आई है। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। अभी तक लगभग 150 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 50 वो आतंकवादी जो पार से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान की ओर से आईएसआई लगातार षड्यंत्र कर रही है और निहत्थे लोगों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आज तक जितने हमलावर। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।